आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड 4 सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के प्रीवियस ईयर 2025 से 2016 तक के सभी अति लघुत्तरीय प्रश्नों को एक ही क्लास में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने बहुविकल्पी प्रश्न 2025 से 2016 तक एक ही क्लास में पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले 2025 का क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है। इसका पहला प्रश्न है 1857 की क्रांति के 4 कारण बताइए। यानी रीजन बताना है, 1857 में जो क्रांति हुई थी उसकी क्या रीजन थे, क्यों हुई थी। तो इसका आंसर है 1857 की क्रांति के कारण निम्न है। पहला है राजनीतिक कारण। अंग्रेजों की हड़प नीति से कई भारतीय राज्यों का विलय हुआ, जिससे शासकों में असंतोष बढ़ा। यानी जो भी हड़प, देखिए नाम ही है ना हड़प नीति, इसमें ज़बरदस्ती अंग्रेज जो थे कई राज्यों को अपने राज्यों में मिला लिया, नहीं अपने अंडर में मिला लेते थे उनको। पहला कारण ये है। दूसरा है आर्थिक कारण। किसानों और कारीगरों का अंग्रेजों द्वारा शोषण हुआ। शोषण का अर्थ है मतलब कि उनको जैसे किसानों के ऊपर कर बढ़ा दिया गया और कारीगरों को बहुत कम पैसे में काम करना पड़ता था अंग्रेजों के लिए। तीसरा है सामाजिक धार्मिक कारण। अंग्रेजों के हस्तक्षेप से लोगों में भय फैला। और चौथा है सैनिक कारण, यानी चर्बी वाले कारतूसों से सैनिकों में विद्रोह हुआ। जो भारतीय जो सैनिक थे जो अंग्रेजों के लिए काम करते थे अंग्रेजी सेना में, तो उनको एक कारतूस दिया गया। कारतूस के ऊपर एक आवरण लगा रहता है, उसको चलाने के पहले ना इसको दांत से निकालना रहता था। और उस समय ये चर्बी ये सुअर और गाय के चर्बी से बना हुआ ये आवरण था। तो इस तरह से दोनों धर्मों के जो सिपाही थे तो उन्होंने विरोध कर दिया, क्योंकि ये उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता था जब ये गाय और सुअर से बनी चर्बी का जब वो आवरण हटाते थे। तो इसका भी ये भी एक बहुत प्रमुख रीजन है, कारण है। तो ये 4 कारण पूछा था, तो 4 कारण हमने पढ़ लिया। इसके बाद है प्रश्न संख्या दूसरा, ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की। तो इसका आंसर है 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य समाज सुधार करना, सती प्रथा और अंधविश्वासों का विरोध करना तथा एकेश्वरवाद का प्रचार करना था। यानी एक ईश्वर में विश्वास करना, सती प्रथा को खत्म करना, अंधविश्वास जो भी धार्मिक रूढ़िवादिता थी उसको खत्म करना, समाज सुधार करना, इसका सबका उद्देश्य था। इसमें जो पूछा था ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो बस आपको आंसर यही लिखना था, राजा राम मोहन राय। लेकिन जो इसका आंसर लिखना रहता है 25 शब्दों में देना रहता है, 25 या 30 शब्दों में, तो थोड़ा सा लिख देंगे। अदरवाइज जैसे ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है ना, तो इसमें केवल आप इतना भी लिख देंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या तीसरा, राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी 4 नेताओं के नाम बताइए। तो इसका आंसर है राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं के नाम निम्न है। पहला है दादा भाई नौरोजी, दूसरा गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा फिरोज शाह मेहता और चौथा है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 4, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी। इसका आंसर है साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में प्रस्तुत की। और साइमन कमीशन आया कब था, तो 1928 में आया था। 1928 में साइमन कमीशन आया था और इसका भारी विरोध हुआ, जिसमें लाठीचार्ज हुआ और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। उसी लाठी की मार की वजह से उनको गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। और इस समय एक नारा लगा था, साइमन गो बैक। तो ये इतना सब चीज़ इससे संबंध रिलेट करके आप याद रखिएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 5, गोला गोकर्ण नाथ मेला कहाँ लगता है। तो इसका आंसर है गोला गोकर्ण नाथ मेला उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के गोला गोकर्ण नाथ में लगता है। यह मेला भगवान शिव के प्रसिद्ध गोला गोकर्ण नाथ मंदिर के पास सावन के महीने में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ आयोजित होता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 6, पहला विश्व खाद्यान्न दिवस कब मनाया गया था। तो इसका आंसर है पहला विश्व खाद्यान्न दिवस 16 अक्टूबर 1981 को मनाया गया था। यह दिवस लोगों को खाद्य समस्या, भूख और कुपोषण के प्रति जागरूक करने तथा खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 7, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब आरंभ हुई थी। तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को आरंभ हुई थी। इसका उद्देश्य देश के सभी लोगों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना, प्रत्येक परिवार का बैंक खाता खोलना तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। यानी जो 2014 में 0 बैलेंस अकाउंट जो ओपन खुल रहे थे, तो वही है ये, वही प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खोले जा रहे थे। तो वही पूछा हुआ है डेट, तो आप इतना याद रखिएगा, 28 अगस्त 2014। इसके बाद है प्रश्न संख्या 8, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था
और उनके नेतृत्व में भारतीय संविधान का निर्माण कार्य पूरा हुआ। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न में भी आया हुआ था, रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर अति लघु उत्तरीय में भी पूछा हुआ है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 9, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? इसका आंसर है भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर केरल राज्य में है। केरल याद रखिएगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुविकल्पी में भी पूछा था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 10, विटीकल्चर किसे कहते हैं? इसका आंसर है विटीकल्चर व्यापारिक स्तर पर अंगूर की खेती करने को विटीकल्चर कहते हैं। इसमें अंगूर के पौधों का रोपण, देखभाल और उत्पादन किया जाता है। तो व्यापारिक स्तर पर यानी जब बड़े स्तर पे जब भी अंगूर की खेती होगी ना तो उसको विटीकल्चर कहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपने घर के आगे पीछे कहीं अंगूर का कुछ पौधे उगा दिए तो उसको विटीकल्चर नहीं कहेंगे। तो विटीकल्चर जब होगा जब वो व्यापार के लिए बड़े पैमाने पर पैसे के लिए किया जाएगा ना अंगूर की खेती, तो उसको विटीकल्चर कहेंगे। इसके बाद है प्रश्न क्या 11, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? इसका आंसर है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 12 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। जागरूकता का मतलब कि लोगों के प्रति सूचना कि पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण है, पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे और हम जीवित रहेंगे, ये सब लोगों तक सूचना पहुंचाना इसका काम होता है। और 5 जून पूछा था इसमें, तो याद रखिएगा 5 जून, ये हर जगह प्रश्न आता है, बहुविकल्पी में भी पूछा हुआ था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 13, कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह काली नदी के किनारे बना हुआ है। काली नदी पर कर्नाटक में, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुविकल्पी में आया था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 14, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? ये सब तो बहुविकल्पी में भी आया था, अति लघु उत्तरीय में भी पूछ रहा है। अगर आप बहुविकल्पी प्रश्न पूछ रहे हैं तो आधा क्वेश्चन तो आप वहीं से कर लेंगे। इसमें देखिए इसका आंसर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, उत्तर प्रदेश में तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश में तेल शोधनशाला मथुरा जिले में स्थित है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी है, ये भी है, तीनों ये क्वेश्चन आया हुआ था बहुविकल्पी में। इसके बाद है प्रश्न संख्या 16, जो कि 2023 का पहला क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसका आंसर है 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी से हुई थी। तो इसमें जो प्रश्न पूछा है ना, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी से। और ये डिसाइडेड ये थी क्रांति 31 मई को, 31 मई 1857 को ये डिसाइडेड थी। लेकिन ये जब मंगल पांडे ने मेरठ छावनी में 2 अंग्रेज़ों को मार दिया गोली, जिससे कि वहीं से शुरुआत हो गई। और ये 10 मई को शुरुआत हो गई, इसलिए बहुत लोगों को पता ही नहीं चला कि जो क्रांति की शुरुआत हो गई है, धीरे धीरे पता लगा। जिससे एक साथ जब क्रांति होती ना तो अंग्रेज़ों पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता और उनको शायद हमको ऐसा माना जाता है कि लगभग 100 साल पहले ही आज़ादी मिल गई रहती, तो लेकिन ये असफल रही। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर है वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ये भी प्रश्न पूछता है आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती। और कब की थी? तो 1875 में। और वेदों की ओर लौटो का नारा तो दयानंद सरस्वती। ये तीनों का आंसर दयानंद सरस्वती ही होगा और 1875 याद रखिएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 18, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था, जहाँ जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई थी। तो कब और कहाँ? पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को। और ये जो कांड था ये रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए कुछ लोग, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे एक बाउंड्री के अंतर्गत। उसमें गुप्त मीटिंग कर रहे थे कि इसका विरोध किया जाएगा। और वो रॉलेट एक्ट था वो बहुत ही निराधार था, क्योंकि उसमें था ना कि 2 साल के लिए बिना मुकदमा चलाए किसी को जेल में बंद किया जा सकता है। यानी आप किस दोषी के लिए आप बंद किए जा रहे हैं उसका मुकदमा भी नहीं चलेगा। ऐसा नियम होता है ना कि पहले दोषी करार होने पर पहले मुकदमा चलता है, जब दोषी करार हो जाता है दोषी तब उसको जेल होता है, जितने भी दिन का उसको सज़ा मिलती है। और इसमें यह था कि आप 2 साल के लिए बिना किसी भी मुकदमा के डायरेक्ट ऐसे उठा के बंद कर दिया जाएगा। तो इसी का विरोध करने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। और इंडियन में से ही एक आदमी, हंसराज नाम का एक इंसान था, उन्होंने
उसने अंग्रेज़ों को जाके सूचना दे दी कि वहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं, मीटिंग कर रहे हैं। तो जनरल डायर ने आदेश दिया और एक ही रास्ता था, पतला सकरा सा, और यहाँ पे भी खड़ा, और बहुत सारे सैनिक अंदर भी घुस गए, और सभी लोगों के पास कुछ भी नहीं था, निहत्थे थे, वो तो मीटिंग करने के लिए इकट्ठा हुए थे, सबको मार दिया। तो ये बहुत दर्दनाक ये घटना हुई थी। तो यही है 13 अप्रैल 1919 पंजाब के अमृतसर में। इसके बाद है प्रश्न संख्या 19, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो इसका आंसर है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को आरंभ किया था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक विरोध प्रदर्शित करना था। और यह असहयोग आंदोलन उन्होंने वापस भी ले लिया था जब ना गोरखपुर में 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। उस समय जब आएगा ना तो मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 20, भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ था? इसका आंसर है, भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ 8 अगस्त 1942 को मुंबई, तब बॉम्बे, यानी उस समय बॉम्बे नाम था, के ग्वालियर टैंक मैदान से हुआ था, जहां महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो भारत छोड़ो का आरंभ कहाँ से? तो याद रखिएगा, ग्वालियर टैंक मैदान से, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से इसका आरंभ हुआ था। और उसी समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। और कब हुआ था ये भी प्रश्न पूछता है। तो 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942। इसके बाद है प्रश्न संख्या 21, उत्तर प्रदेश में लोकसभा व राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? इसका आंसर है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं, जो भारत के किसी भी राज्य से सबसे अधिक, यानी सबसे अधिक जो किसी राज्य में सबसे ज़्यादा सीटें यही हैं, मतलब यूपी में ही हैं, उत्तर प्रदेश में ही 80 सीटें हैं लोकसभा की और 31 सीटें हैं राज्यसभा की। इसके बाद है प्रश्न संख्या 22, चिपको आंदोलन का किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है? इसका आंसर है, चिपको आंदोलन का वन संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसकी शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले से हुई थी और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में ये चिपको आंदोलन हुआ था। और इसमें ना मुख्य रूप से जो महिलाएं थीं वो पेड़ से चिपक जाती थी और पेड़ों को काटने के लिए उनका विरोध किया कि पहले मुझे काटो फिर पेड़ को काटना। तो वो मतलब इस आंदोलन में यही किया लोगों ने और पेड़ों को कटने से बचा लिया। इसके बाद है प्रश्न संख्या 23, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य ओजोन परत के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। अब देखिए, ये जो ओजोन पृथ्वी है ना, इसके वायुमंडल के चारों तरफ एक परत पाई जाती है, वो जिसे ओजोन परत कहते हैं, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को जो यूवी रेज होती हैं, पराबैंगनी किरणें, उसको ये फिल्टर कर लेती हैं यहीं पे, और केवल जो ताप वाली किरणें जो एनर्जी देती हैं, यही ताप, ये एनर्जी का फॉर्म ही ना होता है, सूर्य की जो किरणें होती हैं तो वही केवल पृथ्वी पर आती हैं। तो ये हानिकारक कीड़ों को यहीं फिल्टर कर लेता है ये। और ये समय से ये कई जगह इस पर छेद पाया गया था ना, तो इसी को संरक्षण के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और ये इसका क्षरण होता कैसे है, मतलब जो संरक्षण के लिए तो ये जागरूक करने के लिए मनाया जाता है, और इसका जो नुकसान होता है वायु प्रदूषण से। तो वायु प्रदूषण जब कम करेंगे तो ये अपने आप सही हो जाएगा। ये जो लेयर होता है, ये जहाँ छेद रहता है इसमें ये भर जाता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 24, उत्तर प्रदेश में सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर है, जहाँ का जनसंख्या घनत्व 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो अभी जनगणना 2011 के बाद हुई नहीं है, तो जो भी आप लिखेंगे ना तो 2011 को के अनुसार ही आप इसको मेंशन भी कर दीजिएगा। ललितपुर है और 242 केवल वर्ग किलोमीटर है, यानी चारों तरफ से जो 1-1 किलोमीटर डिस्टेंस लें ललितपुर के क्षेत्र में, तो इतनी जगह में केवल 242 लोग मात्र रहते हैं। तो ये हर जगह बराबर नहीं होगा, कहीं ज़्यादा और कम हो सकता है, ये एवरेज संख्या है। सबसे कम जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ललितपुर में है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 25, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? इसका आंसर है, भारत कला भवन उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के परिसर में स्थित है, जो भारतीय चित्रकला और प्राचीन वस्तुओं का एक प्रमुख संग्रहालय है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 26, सूचना का अधिकार
भारत में किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका आंसर है सूचना का अधिकार RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन भारत में 12 अक्टूबर 2025 को पूरी तरह से लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। यानी जो पूरी तरह से ये पारित हुआ था शायद 2004 में, पूरी तरह से जब लागू हो गया पूरे भारत में 2005 में 12 अक्टूबर को। तो इसको आप याद रखिएगा। और जो RTI जो सूचना का अधिकार जो अधिनियम होता है, अधिकार होता है, इसके तहत आप सरकारी किसी भी विभाग से कोई भी सूचना जान सकते हैं, मांग सकते हैं कोई भी जानकारी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 27, लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो से तात्पर्य किसी विशेष क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या से है, जिसका उपयोग समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच संतुलन को मापने के लिए किया जाता है। तो जो लिंगानुपात होता है 1000 की संख्या पे मापा जाता है। 1000 पर महिलाएं भी तो 1000 लगभग होनी चाहिए, एग्जैक्टली नहीं तो लगभग तो एक ही होनी चाहिए, लेकिन महिलाएं कम होती हैं। तो बहुत सारे लोग ना भ्रूण हत्या के तहत लड़कियों को जन्म के पहले ही मार देते हैं, गर्भ में ही। तो देखिए इसको जो लिंगानुपात होता है, जैसे कि हम बायोलॉजी से समझते हैं, जो पुरुष में 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है वो XY होता है और महिला में XX होता है। तो यहाँ पे 50% जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी माता पिता से संतान उत्पन्न करने की, जब XY मिलेगा तो वो लड़का होगा और XX जब मिलेगा तो वो लड़की होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, महिलाओं की संख्या हमेशा इंडिया में कम होता है। तो वही है, इसी को 1000 जब पुरुष पे महिलाओं की संख्या को जो मापते हैं, गिनते हैं, तो उसको लिंगानुपात कहते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार 943 है इंडिया में। और ये बराबर क्यों रहना चाहिए? ये प्रकृति का नियम है। अगर ये दो बराबर है ना तो वो लगभग बराबर आएगा। जैसे इसको एग्जांपल से हम समझते हैं कि जैसे आपके पास एक सिक्का है, उसको उछालेंगे तो हेड और टेल आने की दो ही पहलू है ना, तो 50% चांस है, वो हमेशा बराबर ही आएगा। लगभग बराबर तो आएगा ही। लगभग आप ना 25 से 30 बार ऐसे उछालिएगा अकेले में, आप खुद करके देख लीजिएगा और उसको देखिएगा हेड जितनी बार आएगा, टेल है आएगा, लिखिएगा ना तो लगभग बराबर आएगा। अगर जो 1000 पे उसको माप लिए तो एग्जैक्ट भी आ सकता है, नहीं एग्जैक्ट नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर बस ही आएगा। तो वैसे ही है, जो माता पिता होते हैं ये दुनिया में और या इंडिया में ही लीजिए तो सभी जोड़े जो अलग अलग होते हैं, तो उनको जब ये सब अलग अलग होते हैं तो ऐसे प्रोबेबिलिटी 50% की रहती है, लेकिन हमेशा पुरुष ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि भ्रूण हत्या के तहत बच्चियों को मार दिया जाता है जन्म से पहले ही। तो 1000 संख्या पे जब काउंट किया जाएगा ना तो उसी को लिंगानुपात कहेंगे, समझ गए होंगे आप। इसके बाद है प्रश्न संख्या 28, भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? इसका आंसर है भारत में पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी के उत्पादन में तमिलनाडु राज्य अग्रणी है, जिसकी कुल स्थापित क्षमता देश में सबसे अधिक है। इसके बाद गुजरात और कर्नाटक का स्थान आता है, यानी सबसे ज़्यादा पूछा था तो तमिलनाडु का सब याद रखिएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 29, आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है भारत में आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। देश के कुल आलू उत्पादन में इस राज्य की हिस्सेदारी लगभग 30% है, लगभग है, जहां आगरा और कन्नौज प्रमुख उत्पादक जिले हैं। और उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा जो आलू होता है वो आगरा और कन्नौज में होता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 30, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को की थी। इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में स्थित है। तो बेलूर मठ में है पश्चिम बंगाल के, और 1 मई 1897, और किसने की थी? तो विवेकानंद ने की थी, स्वामी विवेकानंद। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 31, जो कि 2022 का पहला क्वेश्चन है। आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर है आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्न है। तो पहला है वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना करना, और दूसरा है समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं अंधविश्वास को समाप्त करना, तीसरा है छुआछूत और जातिवाद का विरोध कर शिक्षा को बढ़ावा देना। तो पुनर्स्थापना करना वैदिक धर्म का, और समाज में कुरीतियाँ अंधविश्वास को दूर करना, और तीसरा छुआछूत जातिवाद ये सबको दूर करना और ख़त्म करना। इसके बाद है प्रश्न संख्या 32, जैव विविधता किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है जैव विविधता किसी निश्चित प्राकृतिक क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं और वनस्पतियों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। यह पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए अनिवार्य है। जैव विविधता जो होता है ना,
देखिए इसके नाम में ही इसका आंसर है। जैव विविधता, जो जीव जो होते हैं, जितने तरह के बहुत सारे हो गए, जितनी भी प्रजातियाँ होंगी, जो उनमें जो अलग अलग वैरायटी होती है, अलग अलग प्रकार होते हैं, तो उन्हीं सबको जहाँ वो रहते हैं एक जगह पे, तो और अलग अलग प्रकार को सभी को मिला करके एक संतुलन बना रहता है ना वातावरण में, और सभी एक साथ रहते हैं, तो उसी को जैव विविधता कहते हैं। यानी वैरायटी को, उनके विभिन्न प्रजातियों को जैव विविधता कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 33, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो रिपीटेड क्वेश्चन अभी पढ़ा हमने, तो 5 जून को। देखिए अभी आगे दिया इसमें, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना और प्रकृति को बचाने के लिए प्रेरित करना है। मैंने ऐड कर दिया एक्स्ट्रा, लेकिन आप बस इतना ही लिखिएगा, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, क्योंकि आप ना समय दूसरे क्वेश्चन में लगाइएगा, क्योंकि जब इस तरह के फैक्ट के क्वेश्चन पूछेंगे तो बस जो पूछेगा बस वही लिखिएगा। इसके बाद है प्रश्न के 34, लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो से तात्पर्य किसी विशेष क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या से है, जिसका उपयोग समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच संतुलन को मापने के लिए किया जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 35, सांप्रदायिकता का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर है सांप्रदायिकता का मुख्य कारण निम्न है। पहला है धार्मिक कट्टरता, अपने धर्म को श्रेष्ठ और दूसरे के धर्म को हीन समझना, और दूसरा है राजनीतिक स्वार्थ, वोटों में ध्रुवीकरण के लिए धर्म का सहारा लेना, और तीसरा है अशिक्षा और भ्रम, समाज में जागरूकता की कमी और धार्मिक अफवाहों पर विश्वास करना। तो देखिए सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? जो धर्म के लिए कट्टरपंथी जो चीज़ें होती हैं ना, कि हमारा ही धर्म सबसे बड़ा है, कोई भी किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति कह रहा है, तो उसी को सांप्रदायिक कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं। अब ये होता क्यों है? इसके कारण देखिए कि अपने ही धर्म को सबसे श्रेष्ठ समझना, ऐसा नहीं है। आपने 9th में पढ़ा है ना, यूपी के SCRT में दिया हुआ है कि 7 से 8 धर्म दिए हुए हैं, और सभी धर्मों में किसी में बुराई नहीं बताया गया है। सब में है कि ईमानदारी से रहना, गरीबों की मदद करना, और अपने से बड़ों का आदर करना, और ईश्वर के प्रति प्रेम रखना, किसी भी जीव की हत्या नहीं करना। मतलब आप पढ़िएगा, आपने पढ़ा ही होगा, जब आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तो किए ही होंगे आप, तो उसके पहले 9th में ये 7 से 8 धर्मों को बताया गया है, और उसमें सभी में अच्छा जब सिखाया जाता है तो कैसे कोई धर्म विशेष बड़ा हो जाता है। इसमें ऐसा कंपेरिजन नहीं करना चाहिए, और सभी धर्म बराबर हैं और सभी धर्म अच्छे हैं। आप जिस धर्म को मान रहे हैं वो बढ़िया है, लेकिन आपका धर्म अच्छा है लेकिन दूसरे का धर्म बुरा मत कहिए। तो यही है, यही मुख्य रीज़न होता है सांप्रदायिकता का। और अशिक्षा, देखिए राजनीतिक स्वार्थ, कई बार ना ये भी रीजन रहता है, बहुत प्रमुख रीजन में राजनीतिक जो स्वार्थ होता है, कई बार इसी के सांप्रदायिकता फैला के किसी क्षेत्र किसी विशेष धर्म के लोगों का वोट प्राप्त करने के लिए सांप्रदायिकता जानबूझ के फैलाई जाती है। और अशिक्षा भी है, कई बार ना उस चीज़ को लोग सच भी मान लेते हैं कि हाँ हमारा ही धर्म सबसे बड़ा है और दूसरे का धर्म हमसे छोटा है। ये अशिक्षा की वजह से और भ्रम की वजह से होता है, तो उनको अशिक्षा को दूर किया जाना चाहिए। तो ये भी एक रीज़न होता है। तो इसमें कारण था ना, तो 3 कारण आप लिख दीजिएगा, इतना बहुत है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 36, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ कौन सी हैं? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ थारू, बुक्सा, जौनसारी, राजी, भोटिया, गोंड, खरवार, सहरिया, बैगा और चेरो है। इसमें से 3-4 का नाम लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा एक। इसके बाद है प्रश्न संख्या 37, चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर 4 फरवरी 1922 को हुआ था। इस हिंसक घटना के कारण ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो कहाँ हुआ था पूछा है ना, तो गोरखपुर जिले के, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर। अब मैंने बताया था जब असहयोग आंदोलन आया था, तो कि ये जो 1920 में ही ना शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन, और उसी समय ये एजेंडा ही था असहयोग आंदोलन का कि शराब की दुकानों को बंद कराना, किसानों को उनका जो कर लगाया जाता है उसको कम कराना, और जो काम करने वाले हैं मजदूर हैं उनको उचित मजदूरी दिलाना। तो ये सब काम था, इसका एजेंडा था। इसी के तहत ना लोग वहाँ पे धरने पे बैठे हुए थे कि शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए। तो वहाँ पे पुलिस वालों ने उनमें गोली चला दी, तो वही सारे लोग आग बबूले हो गए, और पुलिस को पूरे थाने को ही बंद करके उसमें आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए, उसी में जिंदा जल गए, और वहाँ की सारी जो भी चीज़ें थी वो नष्ट कर दिए, सरकारी जो चीज़ें थी। तो इसी से गांधी जी नाराज़ हो गए, क्योंकि वो जो चाहते थे, अहिंसा के पुजारी थे, वो शांति प्रिय ढंग से अहिंसक तरीके से वो
हर एक चीज़ चाहते थे, लेकिन यहाँ के लोग जो थे वो थाने को ही जला दिया। ये भी नाराज़गी में ही जलाया। जब वो शांतिप्रिय ढंग से धरना पे बैठे तो उन पे अंग्रेज़ों ने गोली चलवा दिया। तो यही है, यहाँ पे याद रखिएगा इसको। मैंने एक स्टोरी थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि जब थोड़ा सा किसी भी चीज़ के बारे में थोड़ा सा चर्चा हो जाता है ना, तो वो चीज़ें याद हो जाती हैं, वो स्मृति में लंबे समय तक रहती हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 38, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को की थी। उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के संदेशों को जनधन तक पहुंचाने और समाज सेवा के उद्देश्य से इस संस्था की शुरुआत की थी। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद अभी तो पढ़े हैं ऊपर हम लोग। इसके बाद है प्रश्न संख्या 39, रॉलेट एक्ट क्या है? तो इसका आंसर है, रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में पारित किया एक दमनकारी कानून था, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। इसके तहत सरकार को यह अधिकार प्राप्त था कि वह किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रख सकती है। तो ऊपर पढ़ा हमने जहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड आया था, तो यही था। इसी के लिए ना मीटिंग कर रहे थे लोग, तो उन पे गोलियाँ चलवा के जलियांवाला का हत्याकांड हुआ था ना 13 अप्रैल 1919 को। तो यही है, इसमें ना 2 साल का ये कानून दमनकारी कानून था, जिसको काला कानून कहते हैं, जिसमें भी किसी भी भारतीय को, बस भारतीयों पे लागू होता था, उनको बिना कानून मुकदमा चलाए 2 साल के लिए जेल में बंद किया जा सकता था। यही था रॉलेट एक्ट। इसके बाद है प्रश्न संख्या 40, जेट वायुधारा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है, क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में पश्चिम से पूर्व की ओर अत्यंत तीव्र गति से चलने वाली हवाओं को जेट वायुधारा कहते हैं। इसकी गति लगभग सामान्यतः 110 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, यानी बहुत तेज़ जो ये हवाएं जो उत्तर से पश्चिम से पूर्व की ओर जो चलती हैं, ऊपर चलती हैं। ये जो भूमि के सतह पे नहीं चलती हैं। क्षोभ मंडल जो होता है ना, इसकी ऊपरी परत में चलती हैं। क्षोभ मंडल होता है, ये पृथ्वी है, इससे लगभग 18 किलोमीटर की डिस्टेंस तक ये क्षोभ मंडल होता है। तो इसके जो ऊपर वाला जो लेयर है ना चारों तरफ से, तो इसी पे चलती हैं, इसी में चलती हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 41, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है। विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ओजोन परत के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना और इसके महत्व को समझाना है। तो 16 सितंबर। प्रश्न संख्या 42 है, सारनाथ संग्रहालय की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है, सारनाथ संग्रहालय की स्थापना 1904 में हुई थी। यह भारत का सबसे पुराना स्थल संग्रहालय साइट म्यूजियम है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 43, जायद की फसलों में क्या क्या बोया जाता है? तो इसका आंसर है, जायद की फसलों में मुख्य रूप से तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, मूंग, उड़द और सूरजमुखी बोया जाता है। ये फसलें मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और जून तक काट ली जाती हैं, यानी बहुत कम समय के लिए। देखिए, जो रबी की फसल होती है वो सर्दी में बोई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर में, और वो काट ली जाती हैं गर्मी में काटी जाती हैं। और जो रबी खरीफ की फसल होती है वो गर्मी में बोई जाती है, सर्दी में काटी जाती है। लेकिन उस बीच में ना एक जायद की फसल ये होती है, ये बोई जाती है मार्च अप्रैल में और ये काट ली जाती है जून में, लगभग जून लास्ट और जुलाई के शुरू तक। तो ये होता है खीरा, मूंग, उड़द, सूरजमुखी, इसको जायद की फसल के अंतर्गत ये आता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 44, भारत के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप समूह आते हैं? तो इसका आंसर है, भारत के अंतर्गत मुख्य रूप से दो द्वीप, ऐसे तो बहुत सारे द्वीप हैं लेकिन मुख्य रूप से 2 द्वीप समूह आते हैं। इसमें पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यह बंगाल की खाड़ी में है, और लक्षद्वीप यह अरब सागर में है। बंगाल की, अरे भारत का नक्शा ऐसे बनाएंगे ना, ये गुजरात हो गया ऐसे, तो ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, तो अरब सागर में लक्षद्वीप पाया जाता है, ये लक्षद्वीप द्वीप समूह, और ये बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद है प्रश्न संख्या 45, आतंकवाद क्या है? तो इसका आंसर है, आतंकवाद हिंसा का वह माध्यम है जिसका प्रयोग भय और सुरक्षा पैदा करके राजनीतिक या धार्मिक उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। इसमें समाज में अस्थिरता फैलाकर निर्दोषों को डराया जाता है या मार भी दिया जाता है। जैसे आतंकवाद उसे ही तो कहते हैं, किसी भी रीजन से, या तो धार्मिक हो सकता है, वो सामाजिक हो सकता है, या फिर राजनीतिक हो सकता है, उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लोगों को डराया धमकाया जाता है ना, तो उसी को आतंकवाद कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 46, जो कि 2021 का पहला क्वेश्चन है। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर है, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था।
वह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय भी बना। इसके बाद है प्रश्न संख्या 47। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर लिखी गई सरकारी किताब कौन सी है? तो इसका आंसर है 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर लिखी गई आधिकारिक सरकारी किताब का नाम 1857 यानी 1857 है। इसके लेखक प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर एस.एन. सेन, सुरेंद्रनाथ सेन है। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 48। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में सर सैयद अहमद खान ने की, गाजीपुर में की थी। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक और आधुनिक ज्ञान को उर्दू व अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद करके भारतीय समाज में शिक्षा और वैज्ञानिक सोच का प्रसार करना था। तो इसका स्थापना किसने की थी? तो अहमद खान, सर सैयद अहमद खान ने की थी। बस आप इतना याद रखिएगा, सर सैयद अहमद खां। और इन्होंने इसलिए किया था कि उसमें बहुत सारी कुरीतियाँ थी, जो अंधविश्वास था, धार्मिक रूप से फैला हुआ था। तो इन्होंने जो साइंटिफिक जो नॉलेज था, आधुनिक ज्ञान था, उसको लोगों में, जो किताबें थी उनको ट्रांसलेट करवा करके उसका ज्ञान जो लोगों में फैलाने की कोशिश की। इसके बाद है प्रश्न संख्या 49। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? तो इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। बाद में वे खेतड़ी के महाराजा के सुझाव पर विवेकानंद नाम से प्रसिद्ध हुए, नरेंद्र नाथ दत्त। इसके बाद है प्रश्न संख्या 50। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका आंसर है बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। उसने 1905 में बंगाल को 2 भागों में विभाजित करने का निर्णय लिया था, जिसका व्यापक विरोध हुआ था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 51। 1911 में दिल्ली में आयोजित दिल्ली दरबार में इंग्लैंड का कौन सम्राट सम्मिलित हुआ था? तो इसका आंसर है 1911 में दिल्ली दरबार में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम, जॉर्ज ये 5 है, जॉर्ज 5 और महारानी मैरी सम्मिलित हुए थे। इसी अवसर पर बंगाल विभाजन रद्द करने और राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। यानी जो इसी बैठक में ना जो राजधानी बंगाल से दिल्ली चला गया 1911 में। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। और जॉर्ज पंचम थे दिल्ली दरबार में आने वाले इंग्लैंड के सम्राट। इसके बाद प्रश्न संख्या 52। चौरी चौरा कांड किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो इसका आंसर है चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के दौरान 4 फरवरी 1922 को हुआ था। इस हिंसक घटना के कारण महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो मैं इसीलिए आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ। अब देखिए, मैंने बहुविकल्पी प्रश्न में जब ये प्रश्न आया था ना, तभी बता दिया था। ये चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन 4 फरवरी 1922 को हुआ था। असहयोग आंदोलन उसी समय महात्मा गांधी ने रद्द कर दिया। और चौरी चौरा कांड गोरखपुर जिले में ही है, उत्तर प्रदेश में। ये सब बताया था, सब अलग अलग क्वेश्चन के रूप में आ रहा है। कहीं पूछा कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1952। उस समय कौन सा आंदोलन चल रहा था, तो असहयोग आंदोलन। और कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा जगह पे। अब अगला क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस डेट को वापस लिया था? तो ये भी याद रखिएगा, 12 फरवरी 1922। इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चौरी चौरा कांड किस आंदोलन? तो असहयोग आंदोलन। बस आपको इतना ही आंसर देना था इसमें। इसके बाद है प्रश्न संख्या 53। किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो इसका आंसर है गांधी जी ने 1931 में लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। यह गांधी इरविन समझौते के बाद हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके बाद से देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो केवल सेकंड में कांग्रेस ने भाग लिया, उसी के प्रतिनिधि न थे महात्मा गांधी, तो ये सेकंड वाले में ही बस गए थे। और ये प्रश्न पूछेगा कि किस इंडिविजुअली भी पूछ सकता है, कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो केवल सेकंड में लिया था, और फर्स्ट में भाग नहीं लिया, और थर्ड में भी नहीं लिया। और एक नेता थे जो तीनों में भाग लिए थे, वो भीमराव अम्बेडकर, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो भीमराव अम्बेडकर को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वो प्रश्न पूछ सकता है। और ये 1931 में हुआ था लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इसके बाद है प्रश्न संख्या 54। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य राष्ट्र होते हैं? तो 15 सदस्य राष्ट्र होते हैं और 5 अस्थायी होते हैं। देखिए आंसर दिया है नीचे। संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। इसमें से कई बार ना
बहुविकल्पी प्रश्न में दे देता है और पूछता है कि इसमें से कौन नहीं, तो कि एक डिफरेंट नाम देगा जो इनमें से नहीं रहेगा। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और 10 अस्थायी सदस्य शामिल होते हैं जो बदलते रहते हैं, जिनका चुनाव 2 वर्ष के लिए होता है, बस 2 वर्ष के लिए होता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 55, मिड डे मील योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इसका आंसर है मिड डे मील योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन और पोषण स्तर को बढ़ाना था। यानी बच्चे जो मिड डे बीच में जो लंच होता है ना, बच्चे घर जाते हैं तो वापस नहीं आते हैं, तो इसलिए मिड डे मील योजना इसी को ध्यान में रख करके शुरू की गई थी कि बच्चों का नामांकन भी बढ़ेगा। कई बार बच्चे, अरे बहुत ज़्यादा भूखमरी थी, इंडिया में बहुत गरीबी रही है, अब कुछ ठीक है, तो उस समय शुरू किया गया था 1995 में, जिससे बच्चे इसी लालच से स्कूल भी आएंगे तो नामांकन भी बढ़ेगा, और जो बीच में बच्चे जाते हैं वो वापस नहीं आते हैं, लंच के टाइम घर जाते हैं, वो भी बच्चे स्कूल में रहेंगे और बच्चों का पोषण स्तर भी सुधरेगा, ये भी एक फ़ायदा होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी। किस वर्ष इसमें बस पूछा है, तो बस आप इतना याद रखिएगा, 15 अगस्त 1995 में। इसके बाद है प्रश्न संख्या 56, सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? इसका आंसर है सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट रेज से मुख्य रूप से त्वचा का कैंसर, स्किन कैंसर उत्पन्न होता है। यह किरणें आँखों को भी नुकसान पहुंचाती हैं और मोतियाबिंद का कारण भी बन सकती हैं। तो कौन कौन सा रोग, तो आप लिखिएगा त्वचा का कैंसर और मोतियाबिंद, आँखों को भी नुकसान पहुंचता है। हमने अभी ऊपर पढ़ाई है कि जो ओजोन परत होता है, यही जो ये पृथ्वी है इसके चारों तरफ ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन परत जो होता है, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उनको ये फिल्टर करता है, आने नहीं देता है पृथ्वी पर, और वही हानिकारक किरणें होती हैं। और इसी के वजह से, इसीलिए संरक्षण के लिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और इन्हीं हानिकारक किरणों से स्किन कैंसर और मोतियाबिंद होता है। तो यहाँ पे पूछा था आपको परावैंगनी किरणों से कौन कौन सा रोग, तो त्वचा का कैंसर और मोतियाबिंद 2 रोग होते हैं, याद रखिएगा। और बहुत सारी परेशानियाँ हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 रोग। इसके बाद है प्रश्न संख्या 57, नदियों में जल प्रदूषण की माप किससे की जाती है? तो इसका आंसर है नदियों में जल प्रदूषण की माप BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड द्वारा की जाती है। इससे पानी की घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है। केवल नदियों में नहीं, समुद्र में कहीं भी जो भी जलाशय होते हैं उनमें प्रदूषण ये देख कैसे नहीं देखते हैं कि पानी गंदा है तो प्रदूषण, ऐसा नहीं है। या फिर तो देखिए होता ये है कि जब भी उसमें प्रदूषण नदियों के पानी में जब मिल जाता है तो जो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा रहती है ना, H2O, देखिए पानी तो H2O होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके पानी बनता है। जब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, ये कम कब होती है? जब इसमें प्रदूषण मिलता है, कचरा मिलता है और प्लास्टिक डाल दिए जाते हैं गंदे, और प्लास्टिक भी और बहुत सारे नालों को, गंदे नालों को, फैक्ट्रियों को नालों को जब छोड़ दिया जाता है पानी में, तो इनमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो इसी को BOD के द्वारा मापा जाता है और इसी को जल प्रदूषण कहते हैं। जब ये ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, आपको पता है किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, वो सांस लेता है तो ऑक्सीजन ही लेता है। अब जितने जलीय जीव होते हैं, जैसे मछलियाँ होती हैं और उसमें जो भी जलीय जीव अंदर होते हैं पानी में, वही ऑक्सीजन ही सांस लेते हैं। जब इसकी मात्रा कम होने लगती है तो उनको तरह तरह की परेशानियाँ और वो मरने लगते हैं। तो यही है, इसी को जल प्रदूषण कहते हैं। और इसमें पूछा था प्रश्न में, नदियों में जल प्रदूषण की माप किससे की जाती है? तो यही BOD, इसमें यही चेक किया जाता है कि इस पानी में उचित मात्रा में ऑक्सीजन मिला हुआ है कि नहीं, और जो नहीं मिला रहता है तो जल प्रदूषित होता है BOD के माध्यम से। इसके बाद है प्रश्न संख्या 58, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो ऊपर पढ़े हम लोग 943, बस इतना ही आंसर देना था आपको। इसमें लिख देंगे, थोड़ा सा सजा के लिखिएगा। आंसर लिखा जाता है ना, तो देखिए नंबर पाने का तरीका होता है, जिस वे में क्वेश्चन पूछे उसी वे में आप आंसर दीजिएगा। इसके आंसर है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात सेक्स रेशियो 943 है। इसका अर्थ है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 59, विटीकल्चर क्या है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है। विटीकल्चर ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ा है ना अभी, कि व्यापारिक रूप से अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। तो देखिए विटीकल्चर मुख्य रूप से अंगूरों की खेती को कहा जाता है। इसमें अंगूरों का उत्पादन, संरक्षण और उनकी कटाई से संबंधित सभी वैज्ञानिक और व्यापारिक अध्ययन शामिल होते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 60, भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका आंसर है भारत
पूर्ण रूप से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। देखिए मान लीजिए पृथ्वी है, लगभग गोल है ना पृथ्वी, तो गोल बना लेते हैं हम लोग। इतना गोल नहीं है लेकिन मैं बना देता हूँ। और इसके बीच से ये विषुवत रेखा गुजरती है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी में, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिणी। और एक काल्पनिक रेखा हम खींचते हैं देशांतर रेखा, जो इसको उत्तर पूर्व में पूरब पश्चिम में बांटती है। ये पूरब होता है राइट साइड में, और ये पश्चिम होता है पश्चिम। अब यहाँ पे इंडिया यहीं पे है, इंडिया यहीं पे है, मतलब इसी गोलार्ध में है। तो ये देखा जाए उत्तर पूर्व में देखा जाए तो इसके उत्तर में है, और दक्षिण में बांटा जाए ये पूरब पश्चिम में तो ये पूरब में है। तो इसीलिए उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। इतना समझाने की जरूरत नहीं है, बस मैं बता दिया हूँ, समझ लीजिए। और ये गोलार्ध है ना, गोला का अर्ध जो होता है उसी को गोलार्ध कहते हैं, इसी के नाम में ही है गोलार्ध, यानी गोला का आधा। तो उत्तरी में है और पूर्वी में है, तो उत्तरी पूर्वी हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 61, जो कि 2020 का पहला क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के 2 असफलता के कारण बताइए। तो जो विद्रोह हुआ था 1857 में, देखिए इसका आंसर है 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण निम्न है। पहला है विद्रोहियों के पास किसी कुशल केंद्रीय नेतृत्व और साझा योजना का अभाव था। दूसरा है यह विद्रोह पूरे भारत में न फैलकर केवल उत्तर भारत तक सीमित रहा। और तीसरा है क्रांतिकारियों के पास अंग्रेजों की तुलना में आधुनिक हथियार की भारी कमी थी। तो जो भी क्रांतिकारी थे वो इंडियन थे, इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी और ये इनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये लिख सकते हैं आप कि विद्रोह के पूरे भारत में न फैला, पता ही नहीं था, 10 मई को ही शुरू हुआ था, 31 मई को डिसाइडेड था, और धीरे धीरे फैला और धीरे धीरे वो दबाते गए। और विद्रोहियों के पास कुशल केंद्रीय, सारे बड़े नेताओं को एक ही दिन पहले ही दिन बंद कर दिया उन्होंने जेल में। तो ये हो जाएगा, और जिसमें 2 पूछा था तो आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 62, ब्रह्म समाज के मुख्य सिद्धांत बताइए। तो इसका आंसर है ब्रह्म समाज के मुख्य सिद्धांत निम्न है। पहला है ईश्वर एक है और वह निराकार है, उसकी पूजा के लिए मूर्तियों की आवश्यकता नहीं थी। दूसरा है सभी मनुष्यों के साथ प्रेम और नैतिकता का व्यवहार करना ही सच्ची ईश्वर भक्ति है। तीसरा है सती प्रथा और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध करना और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के सिद्धांत बता दीजिएगा। ईश्वर एक है, एक ईश्वरवाद में विश्वास करता था ब्रह्म समाज, और मनुष्य के सभी के साथ प्रेम नैतिकता का व्यवहार करना, और बाल विवाह सती प्रथा को अंत किया था ना राजा राममोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिल करके। तो ये है, और बाल विवाह को ख़त्म करना बुराई है, और समाज में स्टीरियोटाइप जो सोच था उसको दूर करना। इसके बाद है प्रश्न क्या 63, जेट धारा किसे कहते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन। क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में पश्चिम से पूर्व की ओर अत्यंत तीव्र गति से चलने वाली हवाओं को जेट वायु धारा कहते हैं। इसकी गति सामान्यतः 110 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये आंकड़ा आप लिखना जरूरी नहीं है, बस आप लिख दीजिएगा कि ये भी लिख सकते हैं, ज़्यादा सही रहेगा कि बहुत तेज़ हवाएं जो क्षोभ मंडल में ऊपर चलती हैं, ऊपरी परत में चलती हैं, उसी को जेट वायु धारा कहते हैं। सबसे आसान भाषा में मैं बता रहा हूँ, बाकी जो स्टैंडर्ड वे में तो लिखा ही हुआ है यही लिखिएगा, मैं तो कहूँगा आपको यही सब लिखिएगा, लेकिन अब बिल्कुल भूल जाता है, तो इसलिए मैं बताता हूँ कि आप जो सबसे सिंपल भाषा में ऐसे लिख सकते हैं कि जो क्षोभ मंडल के ऊपरी परत में जो हवा चलती है तेज, उसी को जेट वायु धारा कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न क्या 64, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ थारू, बुक्सा, जौनसारी, राजी, भोटिया, गोड़, खरवार, सहरिया, बैगा और चेरो है। प्रश्न संख्या 65 है, रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ। तो इसका आंसर है रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को पारित हुआ, जिसे भारतीय जनता ने काला कानून कहा था, और ये इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और हंसराज नामक व्यक्ति ने अंग्रेजों को सूचना दी थी। इसके बाद अगला प्रश्न के 66, पूना समझौता पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर है पूणे समझौता, यानी पूना समझौता 24 सितंबर को पुणे की यरवदा जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। इसके तहत दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को समाप्त कर प्रांतीय विधान मंडलों में सुरक्षित सीटें 71 से बढ़ा करके 148 कर दी गई। यानी भीमराव अम्बेडकर की मांग थी ना कि दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल हो, तो महात्मा गांधी ने कहा कि ऐसे ना समाज 2 भागों में बढ़ जाएगा, और जब अलग आपका निर्वाचन मंडल रहेगा तो फिर एकता नहीं आ पाएगी। तो इसीलिए आप सबके साथ रहिए जहाँ भी, लेकिन आप अलग अलग पूरे भारत में अलग अलग जगह पे आप सीटें रिजर्व कर, भले आप रिजर्वेशन ले लीजिए लेकिन अलग
निर्वाचक मंडल नहीं सही रहेगा, तो उस पर एग्री हो गए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो 71 से सीटें बढ़ा दी गई 148, लेकिन अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था नहीं की गई, रिजर्वेशन उनको सुरक्षित सीटें दे दी गई। तो इसी को जब इन दोनों लोगों के बीच में हुआ था, और ये पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। यरवदा जेल में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में ये समझौता हुआ था। और 24 सितंबर 1932 को ये इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछता है बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरी में कि कब हुआ था, 24 सितंबर 1932। इसके बाद है प्रश्न संख्या 67, कृषि पर आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए। तो कृषि पर आधारित 2 उद्योगों के नाम निम्न है। पहला है चीनी उद्योग, दूसरा है सूती वस्त्र उद्योग, तीसरा है जूट उद्योग। ये जो चीनी उद्योग है गन्ना से बनता है, चलता है, और सूती वस्त्र उद्योग कपास से, और जूट उद्योग जो पटसन है ना, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है पटसन, तो जूट उद्योग भी वहीं पे है पश्चिम बंगाल में। तो 3 तरह जो ये सब कृषि से ही संबंधित है ना, तो यही तो बताना था आपको। इसके बाद है प्रश्न संख्या 68, खिलाफत आंदोलन से क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है खिलाफत आंदोलन 1919 में तुर्की के खलीफा के समर्थन में अली बंधुओं द्वारा चलाया गया एक राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद खलीफा की सत्ता बहाल करना था। यानी जो खिलाफत आंदोलन था तुर्की के खलीफा के सपोर्ट में चलाया गया था कि उनको फिर से उनको सत्ता दिया जाए। और ये राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य प्रथम विश्व, समझ गया ना, ये लिखा ही हुआ है सब कुछ। इसके बाद है प्रश्न संख्या 69, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई। तो इसका आंसर है नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त 1928 को लखनऊ में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में प्रस्तुत की गई थी। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने इसे भारत के भावी संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए पेश किया था। तो देखिए इसको ना पेश किया था मोतीलाल नेहरू ने, और लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में प्रस्तुत की गई थी। और ये 28 अगस्त 1928 को याद रखिएगा। अब ये 28 अगस्त ना कहीं कहीं आपको, मैं इसको चेक कर रहा था कि ये सही दिया है कि नहीं, तो ये विकिपीडिया पे 10 अगस्त लिखा हुआ था, 10 अगस्त 1928। अब ये कन्फ्यूज़ कर दिया। जब कन्फ्यूज होता हूँ तो मैं NCERT ही देखता हूँ क्योंकि वही वैलिड माना जाता है। तो NCERT में केवल अगस्त दिया है, 28 दिया ही नहीं है, अगस्त 1928 दिया है। फिर मैं अलग अलग राज्यों के SCERT को चेक करने लगा, तो यूपी के SCERT में दिया है अगस्त 1928, और बिहार के SCERT में भी दिया है अगस्त 1928। फिर अब क्या, अब फिर मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो ऑथेंटिक जो बुक है ना अच्छे ऑथरों के, तो उनको मैं डाउनलोड किया, उनमें चेक किया, तो कहीं 10 दिया है, कहीं 28 अगस्त दिया है, कहीं 10 अगस्त दिया है, कहीं कहीं अगस्त दिया है। तब ये और कंफ्यूज कर दिया। अब ये ना क्वेश्चन हमको 2-3 घंटा सिर्फ मैं इसी क्वेश्चन पे दिया था, ये मेरा 2-3 घंटे टाइम ले लिया। उसके बाद मैं पढ़ने लगा तो उसमें लिखा था ना कि 15 अगस्त को ये मसौदा, जहाँ डेट नहीं लिखा था, जहाँ केवल अगस्त दिया हुआ था, वहाँ पे उसमें लिखा हुआ था कि 15 अगस्त 1928 को उसका मसौदा तैयार हुआ। मसौदा का अर्थ है यानी जो ढांचा है उसका, जो कैसे क्या व्यवस्था रहेगा, जो पूरा जो समिति जो रिपोर्ट का पूरा जो ढांचा जो तैयार हुआ ना, तो 15 अगस्त को तैयार। तो इससे मुझे लगा कि जब 15 अगस्त को तैयार हुआ तो 10 अगस्त को तो पेश नहीं किया गया होगा। तो इस आधार पे आप ना इसको 28 अगस्त 1928 को सही मान सकते हैं, मान लेंगे। मेरा तो यही आपको सजेशन रहेगा कि यही आप 28 अगस्त 1928 ही लिखिएगा। जब ऐसे पूछेगा अति लघु उत्तरी होगा में, तो आप 28 को स्किप करके अगस्त 1928 लिख दीजिएगा। लेकिन कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कहीं आप कहीं किसी यूपी टेट सुपर टेट में बैठ रहे हैं, सी टेट में बैठ रहे हैं, और वहाँ कहीं पूछता है, तो आप 28 अगस्त को टिक कीजिएगा। देखिए जो भी मैं कंटेंट ऐड करता हूँ ना, तो काफ़ी रिसर्च करके ऐड करता हूँ और काफ़ी आसान भाषा में सही ऐड करता हूँ। हमसे भी कभी हो जाती है मानवीय त्रुटियाँ, लेकिन उसकी संख्या बड़ी कम है, बड़ी कभी कभी होती है। जो मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि मैं टाइम ख़राब नहीं करना चाहता हूँ बच्चों की। जैसे देखिए यूट्यूब पे ही बहुत सारे टीचर पढ़े हैं, उसमें 10 स्लाइड ऐड करेंगे, 1 साल का पेपर पढ़ाएंगे, उसमें आधा हंसी मजाक, दुनिया भर का मोटिवेशन बताएंगे और पढ़ाएंगे कम। तो ऐसा नहीं है। तो इसीलिए ये 2-3 घंटे मेरे लेके चला गया था ये क्वेश्चन। तो आप यही मैं आपको सजेस्ट करूँगा, 28 अगस्त 1928 याद रखिएगा, 28 अगस्त। इसके बाद है प्रश्न संख्या 70, कानपुर का लाल इमली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर है कानपुर का लाल इमली ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यह ब्रिटिश काल की एक ऐतिहासिक मिल है जो अपनी उच्च गुणवत्ता वाले कंबलों और कपड़ों के लिए जानी जाती है। तो कानपुर का जो लाल इमली जो है वो ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 71, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब चला। तो इसका आंसर है प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931, आधिकारिक तौर पर 19 जनवरी 1931 तक
के बीच में लंदन में आयोजित किया गया था। तो ये भी वही क्वेश्चन है, कभी कभी कहीं 13 जनवरी और कहीं 19 जनवरी। तो देखिए आधिकारिक रूप से 19 जनवरी है और वैसे ही चला था 13 जनवरी 12 नवंबर से 13 जनवरी तक। तो ऐसे आपको अति लघु उत्तरी में लिखना है ना, तो ब्रैकेट में जरूर लिख दीजिएगा कि 19 जनवरी, आधिकारिक तौर पर 19 जनवरी 1931 तक। इसके बाद है प्रश्न संख्या 72, व्यक्ति के कानों के लिए सामान्य ध्वनि तीव्रता कितनी है? तो इसका आंसर है सामान्य तौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति के कानों के लिए सामान्य ध्वनि तीव्रता 45 डेसिबल से 60 डेसिबल के बीच मानी जाती है। ये एवरेज वैल्यू है, मतलब एग्जैक्ट कैसे हो सकता है, एग्जैक्ट जो बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता है, मतलब जो सामान्य रूप से 45 से लेकर के 60 के बीच में जो ध्वनि होती है ना, वही सामान्य रूप से जो बोलचाल की भाषा में और आदर्श मानी जाती है कान के लिए, व्यक्ति मनुष्य के कान के लिए। इसके बाद है प्रश्न संख्या 73, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 यानी आर्टिकल 17 में छुआछूत यानी अस्पृश्यता को खत्म करने की बात कही गई है। इसके अनुसार किसी भी रूप में छुआछूत करना एक अपराध है, यानी छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में कहा गया है। प्रश्न संख्या 74 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 26 जून 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग शहर में स्थित है, जो देशों के आपसी विवाद सुलझाता है। तो ये भी प्रश्न पूछता है कहाँ पे स्थित है, तो नीदरलैंड के हेग में, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और कहाँ पे पूछा है ना, कब हुई थी, तो 26 जून 1945। जैसे कि भारत में 3 स्तर के न्यायालय हैं, एक जिला स्तर का है, एक राज्य स्तर का है और एक देश में सुप्रीम कोर्ट है। जैसे जिला स्तर पे जो भी लोग हैं जिले में, उनके बीच जो भी मामले होते हैं वो जिला न्यायालय में जाते हैं, जिला स्तर पे, और जिला जज देखता है इसको। और इसके बाद जो नहीं सुलझते हैं या फिर जो कोई पक्ष संतुष्ट नहीं होता है, वो राज्य स्तर पे यानी उच्च न्यायालय में चला जाता है, या फिर जो बड़े मामले होते हैं वो उच्च न्यायालय में जाते हैं राज्य स्तर पे, इसको उच्च न्यायालय कहते हैं। और जो एक सर्वोच्च न्यायालय होता है पूरे देश में एक होता है, तो वो जैसे मौलिक अधिकार से संबंधित जो मामले या फिर जो बहुत बड़े मामले हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में सुलझाए जाते हैं। लेकिन जब 2 देशों के बीच में मामला होगा वो कहाँ सुलझेगा? जैसे हमारा मामला हमेशा पाकिस्तान के साथ रहता है, तो भारत और पाकिस्तान या फिर अन्य भी जो किसी 2 देशों के बीच में जो भी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको सुलझाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। अब वो उसकी स्थापना 26 जून 1945 को हुई थी और ये द हेग में स्थित है, नीदरलैंड के हेग में। इसको आप याद रखिएगा, यानी 2 देशों के बीच के जो मामलों के जो सुलझाया जाएगा वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, इसीलिए इसकी स्थापना की गई थी। तो इसके बाद अगला प्रश्न क्या 75, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। यह अधिवेशन 1885 में बम्बई अब मुंबई में आयोजित हुआ था, यानी इसकी स्थापना भी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने ही किया था। कांग्रेस की स्थापना व्योमेश चंद्र बनर्जी ने ही और 1885 में ही हुआ था और पहली बैठक बम्बई में हुई। ये होने वाली थी पुणे में, लेकिन उस समय महामारी प्लेग फैला हुआ था तो इसीलिए बम्बई में हुई। ये सब पूछा हुआ प्रश्न, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा हूँ, जो भी सब आपको ये प्रश्न के रूप में मिलेगा, जो भी फैक्ट बोल रहा हूँ देखिएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न क्या 76, जो कि 2019 का पहला क्वेश्चन है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी 1 मई 1897 ईस्वी को की थी। इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में स्थित है, जो समाज सेवा और शिक्षा के लिए काम करता है। रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 77, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो इसका आंसर है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को की थी। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अहिंसक विरोध प्रदर्शित करना था और ये चौरी चौरा कांड हत्याकांड के बाद वापस ले लिया था, तो याद रखिएगा इसमें 1 अगस्त 1920 को। इसके बाद है प्रश्न संख्या 78, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। देखिए ये कंप्लीट जो है ना, ये ऐसे है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बोला था, किसने कहा था पूछा है ना। तो लेकिन ये प्रश्न में ऐसे ही दिया हुआ है, इसे हम ले करके रहेंगे, तो जैसा प्रश्न दिया है वैसा ही मैं ऐड किया हूँ। तो इसका आंसर है जो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। यह प्रसिद्ध कथन बाल गंगाधर तिलक का है।
इन्होंने 1916 में होम रूल आंदोलन के दौरान यह नारा दिया था। तो कथन पूछा था किसका है, तो बाल गंगाधर तिलक। तो लाल बाल पाल में के बाल थे ये, यानी जो बीच वाले थे, लाल बाल पाल कहा जाता है ना, लाल बाल पाल, तो ये बीच वाले इन्हीं का नाम है, बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद है प्रश्न संख्या 79, होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो इसका आंसर है, होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट थे। तिलक ने अप्रैल 1916 में पुणे में और एनी बेसेंट ने 1916 में ही मद्रास में अपनी लीग की शुरुआत की थी। यानी होम रूल जो लीग था ना, होम रूल आंदोलन, वो बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में शुरू किया और एनी बेसेंट ने मद्रास में शुरू किया। इसके बाद है प्रश्न क्या, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर है, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था। गांधी जी ने इसी दौरान में करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 81, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी। इसका आंसर है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 में लागू की गई थी। यह योजना 1956 तक चली और इसका मुख्य ध्यान कृषि विकास पर था, ताकि देश में भोजन की कमी को दूर किया जा सके। बहुत भारी कमी थी उस समय, भोजन की गरीबी बहुत छाई हुई थी और मैक्सिमम लोग कृषि से रिलेटेड थे, उससे जुड़े हुए थे, कृषि पे ही उनका जीवन निर्भर था। तो इसीलिए कृषि पर ही निर्भर किया, इसको ध्यान दिया गया। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था, पूछा था कब लागू हुआ ना, तो 1 अप्रैल 1951 में। इसके बाद है प्रश्न संख्या 82, भारत में चांदी मुख्यतः किस प्रदेश में पाई जाती है। तो इसका आंसर है, भारत में चांदी मुख्य रूप से राजस्थान राज्य में पाई जाती है। यहाँ की जावर खाने चांदी के उत्पादन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। तो मुख्य रूप से राजस्थान, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 83 है, सुलहकुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो इसका आंसर है, सुलहकुल महोत्सव उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में मनाया जाता है। यह त्यौहार हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, जिसकी शुरुआत मुगल सम्राट अकबर ने की थी। तो सुलहकुल मनाया जाता है आगरा में और इसकी शुरुआत अकबर ने की थी और हिंदू मुस्लिम के लिए ये एकता का प्रतीक है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 84, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है। तो इसका आंसर है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस क्रेन है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है और राज्य के संरक्षण प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसमें उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस क्रेन। तो संख्या 85 है। इसके बाद है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर है, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को ओजोन लेयर को बचाने और पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 86, आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो इसका आंसर है, उत्तर प्रदेश का आलू उत्पादन में प्रथम स्थान है, यानी पहला स्थान है, जहां आगरा और कन्नौज जैसे जिले मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश में पहला स्थान है आलू उत्पादक का, आगरा और कन्नौज, उसमें से भी 2 जिलों को याद रखिएगा। पूछ सकता है आपको कि कौन सा जिला सबसे आगे है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 87, सूचना का अधिकार भारत में किस वर्ष लागू किया गया। अब देखिए सारे क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे हैं। अब 3 सालों का हमने पढ़ लिया ना, अब ऐसे ही होगा, क्वेश्चन सारे रिपीट करते जाएंगे। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसी एग्जाम के लिए डीएलएड, कोई भी भारत में कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर होता है तो प्रीवियस ईयर होता है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके देखिए, इसका आंसर है, भारत में सूचना का अधिकार आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को पूरी तरह से लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार को रोकना है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 88, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो इसका आंसर, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद सोनभद्र और हमीरपुर का स्थान है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 89, भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा भारत का राज्य अग्रणी है। तो इसका आंसर है, भारत में पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी के उत्पादन में तमिलनाडु राज्य सबसे आगे है, यानी अग्रणी है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति हवा से बिजली बनाने के लिए बहुत अनुकूल है। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 90, लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात सेक्स रेशियो कहते हैं। यह किसी क्षेत्र में स्त्री और पुरुष की संख्या के बीच संतुलन को बनाता है। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है।
इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 91, जो कि 2018 का पहला क्वेश्चन है। 1857 ईस्वी की क्रांति के क्या कारण थे? रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रमुख कारण निम्न है। पहला है हड़प नीति, अंग्रेजों द्वारा भारतीय राज्यों को जबरन अपने साम्राज्य में मिलाना। दूसरा है आर्थिक शोषण, भारी लगान और भारतीय उद्योगों को नष्ट करना। तीसरा है तत्कालिक कारण, यानी कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग। तो ये पढ़ चुके हैं हम लोग। इसके बाद है प्रश्न संख्या 92, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसके पहले 4 पूछा था ना कि उदारवादी आंदोलन के 4 प्रमुख नेताओं के नाम बताइए, तो और यहाँ पे तरीका बस बदला है, बस ऐसे नाम संख्या नहीं दिया है, बस ऐसे पूछ लिया है। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 93, गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया? तो रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर है 5 फरवरी है। 4 फरवरी, कहीं कहीं 4 फरवरी, कहीं कहीं 5 फरवरी दिया रहेगा, तो आप 4 फरवरी लिखिएगा। जब भी बहुविकल्पी में 5 आएगा तो 5 को भी टिक कर दीजिएगा, वही सही होगा। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा को हिंसक घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, क्योंकि वे केवल अहिंसक संघर्ष चाहते थे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 94, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या थे? तो इसका आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित थे। पहला है नमक कानून तोड़कर स्वयं नमक बनाना। दूसरा है सरकारी सेवाओं, अदालतों और स्कूलों का बहिष्कार करना। और तीसरा है भू राजस्व और अन्य सरकारी कर देने से स्पष्ट मना करना। यही सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम थे, एजेंडा थे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 95, जिन्ना ने गांधी पर क्या आरोप लगाया था? तो इसका आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी पर हिंदू राष्ट्रवादी होने और केवल हिंदुओं के हितों की रक्षा करने का आरोप लगाया। उसका मानना था कि गांधी जी का झुकाव मुस्लिम हितों के खिलाफ था। ऐसा था नहीं, बस उसने आरोप लगाया था, जैसा ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो उसने आरोप लगाया था कि हिंदू को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ये इनका झुकाव जो है हिंदुओं की तरफ है, मुस्लिम हितों के बारे में नहीं सोचते हैं, यही सब आरोप लगाया था। इसके बाद प्रश्न संख्या 96, लाला लाजपत राय की मृत्यु किन कारणों से हुई थी? तो इसका आंसर है लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और 17 नवंबर को उनका देहांत हो गया। तो ये पढ़े थे ऊपर, मैंने आपको बताया था, जहाँ जहाँ भी आया मैं बताया हूँ कि जब साइमन कमीशन आया था 1928 में, और साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1930 में, ये भी प्रश्न पूछा है। और उसी समय साइमन गो बैक का नारा लगा था और उसमें लाठीचार्ज हुआ था। उसी लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जो थे गंभीर रूप से घायल हो गए। लाठियों की बरसात जो थी उनको गंभीर रूप से घायल कर दी लाला लाजपत राय को, और उनकी मृत्यु 17 नवंबर को हो गई। इसके बाद है प्रश्न संख्या 97, स्वतंत्र भारत की प्रमुख उपलब्धियां क्या थीं? तो इसका आंसर है स्वतंत्र भारत की प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। पहला है लोकतंत्र की स्थापना और सफल चुनाव प्रक्रिया। जब स्वतंत्र हो गए हम लोग अंग्रेज़ों से, तो उस समय सफल चुनाव हुआ, एक पहली उपलब्धि, और लोकतंत्र का निर्माण हो गया। उस समय अंग्रेज़ों का शासन था, फिर लोकतंत्र का राज हो गया। उसके बाद दूसरा हरित क्रांति द्वारा खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई। उस समय बड़े लगान वसूलते थे अंग्रेज, जब वो चले गए तो सब लोग स्वतंत्र हो गए, अपने कृषि करने लगे, और हरित क्रांति आई और बड़े पैमाने पर अनाजों का जो उत्पादन हुआ और सब लोग गरीबी मिटी। और तीसरा है परमाणु शक्ति और अंतरिक्ष, यानी इसरो में वैश्विक पहचान बना। यानी जब भी परमाणु बम का जो सफल परीक्षण कर लिया गया तो वैश्विक स्तर पे पहचान बना कि, और इसरो की स्थापना भी हो गई। तो भारत भी एक सशक्त और मजबूत राष्ट्र में उसकी भी काउंटिंग होने लगी। तो यही सब ना उपलब्धियाँ थी स्वतंत्रता के बाद, तो ये सब आप लिख देंगे। इसके बाद है प्रश्न क्या 98, यूनेस्को का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखते हुए उसका कार्य बताइए। तो जितने भी फुल फॉर्म इसके पहले जितने भी शॉर्ट फॉर्म आ रहे थे, मैंने सबका फुल फॉर्म बताया हुआ है आपको, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, बहुविकल्पी में भी, इसमें तो आया ही नहीं, बहुविकल्पी में। तो यही फ़ायदा है, देखिए अंग्रेजी में पूछ लिया ना यहाँ पे, तो जितने भी शॉर्ट फॉर्म है सबका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, उसकी स्थापना कब हुई थी ये भी। तो इसका आंसर है यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का मुख्य कार्य निम्न है। तो कार्य भी पूछा हुआ है ना, हाँ कार्य पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पे अंग्रेजी में फुल फॉर्म भी पूछा हुआ है और
इसका कार्य भी पूछा है। तो कार्य लिखिएगा निम्न है। पहला है शिक्षा विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करना, ये पहला। दूसरा है साक्षरता बढ़ाना और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण का कार्य करना। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 99, भारत के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप समूह आते हैं? रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है भारत के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 द्वीप समूह आते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और दूसरा है लक्षद्वीप समूह, यह अरब सागर में स्थित है। यह है इंडिया, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। इसके बाद प्रश्न संख्या 100, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो इसका आंसर है भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। पहला है हिमालय पर्वत की ऊंचाई और स्थिति, दूसरा है मानसूनी पौने की दिशा और गति, तीसरा है समुद्र तट से निकटता या दूरी, और चौथा है भारत की भौगोलिक स्थिति। देखिए हिमालय की पर्वत की ऊंचाई जो है, ये भारत बना दें, देखिए ये भारत है, लगभग देख लीजिए, उतना बढ़िया नहीं बना है, लेकिन जो ये हिमालय है ना, यहाँ पे जो काफ़ी ऊंचाई है इसकी, तो इधर से चीन से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं ये इंटर नहीं कर पाती हैं इंडिया में, तो ये जलवायु को प्रभावित की। और मानसूनी पौने, जो मानसूनी पौने चलती हैं, जून में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है पूरे इंडिया में इधर, तो जब इधर से मानसूनी पौने चलती हैं तो ये वर्षा कराती हैं पूरे उत्तर भारत में और मध्य भारत में। तो ये भी जलवायु को ये हर साल एक निश्चित समय में होता है। 1 जून को यहाँ इंटर केरल में करता है और ये 15 जून तक इधर उत्तर भारत में पहुँचता है। तो यही तो लंबे समय तक एक मौसम का पैटर्न जो होता है उसी को जलवायु कहते हैं। तो ये जलवायु को प्रभावित कर रहा है मानसूनी पौने। और समुद्र तट से दूरी, जो समुद्र का तट यही तो है, ये है ना, ये पूरा समुद्र का तट है, ये पूरा समुद्र है। और जो समुद्र के किनारे जो स्थान जो भी होते हैं, यहाँ पे लगभग मौसम एक जैसा रहता है। यहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी पड़ता है ना ज़्यादा सर्दी पड़ता है। अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा समुद्र से इधर उत्तर की तरफ, तो वैसे वैसे ही गर्मी और सर्दी के बीच में भी डिफरेंस बढ़ जाएगा, यानी सर्दी के दिन में ज़्यादा सर्दी और गर्मी के दिन में ज़्यादा गर्मी पड़ता है इधर। तो ये जब समुद्र तट से दूरी भी प्रभावित करने लगा, अब क्या है, भौगोलिक स्थिति, वही जो भौगोलिक स्थिति है पूरे भूगोल के रूप में ये सिचुएटेड है ना, इधर से समुद्र से गिरा है, इधर पहाड़ से गिरा है, इधर स्थल से गिरा है इधर और इधर। तो ये जो भौगोलिक की जो स्थिति है जहाँ सिचुएटेड है, तो ये भी प्रभावित कर रहा है ना स्थिति इसकी, तो यही है। तो यही लिख देंगे आप आंसर कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले इतने सारे कारक, इसमें से कोई 2-3 लिख दीजिएगा कम से कम। इसके बाद है प्रश्न संख्या 101, प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती हैं? तो इसका आंसर है प्राकृतिक आपदाएं निम्नलिखित मुख्य प्रकार की होती हैं। पहला है वायुमंडलीय, सूखा, बाढ़, चक्रवात, लू जिसे हीट वेव भी कहते हैं, और बिजली गिरना। और दूसरा है भूगर्भिक यानी भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन और सुनामी। और तीसरा है जैविक यानी टिड्डियों का दल। अरे बहुत सारे टिड्डी छोटे उड़ते हुए आते हैं, फसल पे एक ही बार बैठेंगे हज़ारों की संख्या में और पूरा कतर के फिर उड़ जाएंगे, तो ये टिड्डियों का दल आता है और ये जैविक में आएगा। और महामारी जैसे कोविड-19, प्लेग। और चौथा है जलीय, अत्यधिक वर्षा और समुद्री तूफान जिसको कि सुनामी भी कहते हैं। तो ये सब प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार हैं और ये कौन कौन सी होती हैं बता देंगे। ये आया था प्रश्न ना, एक बार बहुविकल्पी हमने पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर आपको याद है 72, क्वेश्चन नंबर 72 पे पढ़ा था हमने, आपदा का प्रकार वहाँ पढ़ा था, जहाँ पे ना गूगल पे गलत दिया हुआ था, मैंने उसको आपको रेफरेंस भी दिया था एनसीईआरटी का, कि एनसीईआरटी के कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 7 में दिया हुआ है 4 प्रकार, या यही 4 प्रकार दिया हुआ था, तो आप उसे याद रखिएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 102, चक्रवात को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो इसका आंसर है चक्रवात को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में निम्न नामों से जाना जाता है। पहला है हैरिकेन, अटलांटिक महासागर में हैरिकेन के नाम से जानते हैं। और टाइफून जो होता है चीन और जापान प्रशांत महासागर में जाना जाता है। चीन और जापान में जो तूफान को, जो सुनामी को, चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है। और विली विली ऑस्ट्रेलिया में, और टार्नेडो अमेरिका के मैदानी भाग में। तो यहाँ पे 1-2 का सबका नहीं, अब 2-3 का नाम लिख देंगे तो हो जाएगा, आपका 1 नंबर मिल जाएगा। ये अति लघु उत्तरी है ना। इसके बाद है प्रश्न संख्या 103, पराबैंगनी किरणों से होने वाली 2 घातक बीमारियों के नाम बताइए। तो ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, अभी आया है, अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है इसको। पराबैंगनी यूवी किरणों से होने वाली 2 घातक बीमारियों के नाम निम्नलिखित है। पहला है त्वचा का कैंसर, स्किन कैंसर। ये कीड़े कोशिकाओं के
डीएनए को नष्ट कर कैंसर पैदा करती हैं। दूसरा है मोतियाबिंद, आँखों के लेंस पर प्रभाव पड़ने से दृष्टि धुंधली हो जाती है और इसी को मोतियाबिंद कहते हैं। तो दो प्रमुख बीमारियों के नाम, त्वचा का कैंसर और मोतियाबिंद। प्रश्न संख्या 104 है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में मिट्टी का उपयोग किन कार्यों में होता है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश में मिट्टी के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। पहला है कृषि कार्य में, जैसे कि गेहूं, धान, गन्ना और दालों की पैदावार के लिए मिट्टी में ही तो सब उगाए जाते हैं, तो ये पहला उपयोग हो जाएगा। और दूसरा है भवन निर्माण, ईंट बनाने और घरों की लिपाई करने में, जैसे ईंट बनाया जाता है वो मिट्टी से ही बनता है और घरों की लिपाई करने में तो इसका उपयोग किया जाता है। तो ये दो हो गया। और तीसरा है कुटीर उद्योग, मिट्टी के बर्तन, दिए और खिलौने आदि बनाने में मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। जो दिवाली पे दिए जलते हैं वो दिए जो बनते हैं मिट्टी से ही बनते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 105। रेहनबाद परियोजना किस प्रदेश, किस जिला तथा किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है रेहनबाद परियोजना मुख्य विवरण निम्नलिखित है। प्रदेश उत्तर प्रदेश में, जिला सोनभद्र के पिपरी में और नदी रिहंद नदी पर, रिहंद नदी जो कि सोन नदी की सहायक नदी है। तो इसमें 3 डिटेल पूछा हुआ था, प्रदेश, जिला और किस नदी पे। तो उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में और रिहंद नदी पर, याद रखिएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 106 जो कि 2017 का पहला क्वेश्चन है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये बहुविकल्पी में आया हुआ था ये क्वेश्चन। इसका आंसर है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लावात्स्की और कर्नल H ऑल्टकोट द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। ये USA का एक शहर है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक सिटी है न्यूयॉर्क। और थियोसॉफिकल जितने फैक्ट वाले क्वेश्चन है यानी एक शब्द में जिनका आंसर दिया जा सकता है, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, या तो इसी में रिपीट हुआ है, नहीं तो कोई नया नहीं पूछा है। देखिए सब बहुविकल्पी से ही आया है अति लघु उत्तरी में। इसके बाद है प्रश्न संख्या 107। यंग इंडिया नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला जाता था? तो इसका आंसर है यंग इंडिया नामक समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा निकाला जाता था। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसमें वह अपने विचारों और स्वतंत्रता आंदोलन की रणनीतियों को साझा करते थे, यानी यंग इंडिया समाचार पत्र माध्यम से। इसके बाद है प्रश्न संख्या 108। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन कौन सी है? यानी जो भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बनाया गया है दो देशों के मामले को सुलझाने के लिए, तो उसकी भाषाएं कौन कौन सी हैं, किन किन भाषाओं में वो चलता है? तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं फ्रांसीसी और अंग्रेजी है, यानी उसकी हियरिंग जो होगी या तो फ्रांसीसी में हो सकती है नहीं तो अंग्रेजी में। इसके बाद है प्रश्न संख्या 109। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना और प्रकृति के संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर कदम उठाना है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 110। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो इसका आंसर है संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(2)(a) के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर सदन के सत्र को समाप्त करने की घोषणा करते हैं। देखिए यहाँ पूछा था सत्रावसान कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। आप सत्रावसान से क्या समझते हैं आप? ऐसा थोड़ी है कि जब भी जो सत्र बैठ रहा है तो डेली शाम को जब ख़त्म हो रहा है सत्र, उस दिन जो ख़त्म हो रहा है उसको सत्रावसान नहीं कहते हैं। जब भी एक सत्र हो चलता है, एक जो सत्र का जो चलता है ना जी 1-1.5 महीने का, तो जो या 3 महीने का 2 महीने का, तो जो भी सत्र जब ख़त्म होने को हो वो सत्र ही ख़त्म हो जाए, सीजन ही ख़त्म हो जाए, उसका जो अंत जो करता है ना वो पूछा है। तो याद रखिएगा उसका जो सत्रावसान राष्ट्रपति करता है वही पूछा है यहाँ पे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 111। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ थारू, बुक्सा, जौनसारी, राजी, भोटिया, गोंड, खरवार, सहरिया, बैगा और चेरो है। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 112। उत्तर प्रदेश में लोकसभा व राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं, जो भारत में किसी भी राज्य से सबसे अधिक है। यानी सभी राज्यों में सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में ही है लोकसभा राज्यसभा की। इसके बाद है प्रश्न संख्या 113। उत्तर प्रदेश में के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो ये रिपीटेड है क्या? अभी पढ़ा था शायद हमने। अच्छा ललितपुर नहीं, वो पूछा था कि
जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ है? तो इसका आंसर देखिए उत्तर प्रदेश में के ललितपुर जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं। यहाँ जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का यह जिला जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 114, वनोन्मूलन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? वनोन्मूलन का अर्थ होता है वनों की कटाई, वनों को समाप्त करना, उसी को वनोन्मूलन कहते हैं। अब इसका बताना है कि पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। तो इसका आंसर है वनोन्मूलन के 3 प्रमुख प्रभाव निम्न है। 3 नहीं आप लिखिएगा, प्रमुख प्रभाव निम्न है। इसमें पहला है ग्लोबल वार्मिंग, वृक्षों की कमी से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना और तापमान में वृद्धि। दूसरा है मृदा अपरदन, जड़ों के अभाव में उपजाऊ मिट्टी का बह जाना। तीसरा है जैविक विविधता का ह्रास, यानी वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। अब ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ेगा? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कैसे बढ़ेगी? जो वन रहते हैं, जैसे पेड़ पौधे, वो वही पेड़ पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो जब वही कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। दूसरा है मृदा अपरदन, जो उनकी जड़ें रहती हैं पौधों की, वो जो मिट्टी को बांधी रखती हैं और पकड़ी जकड़ी रहती हैं, जिससे कि जो वर्षा की बूंदें या वर्षा के जो पानी आता है या फिर बाढ़ वगैरह कुछ भी आता है तो उस मिट्टी को बहा के नहीं ले जा पाता है। तो जब वनों की कटाई होगी तो पेड़ कम होंगे तो उनकी जड़ें भी कम होंगी, जैसे कि जकड़े रखते हैं जो मिट्टी को, वो नहीं होगा तो मृदा अपरदन होगा। अपरदन कहते हैं मिट्टी का कटाव। और जैव विविधता का ह्रास, जो वनों में प्राकृतिक आवास होता है बहुत सारे जीव जंतुओं का, बहुत सारे मसाले पाए जाते हैं और बहुत सारे वैरायटी के उसमें जीव जंतु पाए जाते हैं, उन सबका ह्रास होगा, वो ख़त्म होंगे ना, तो वही है जैव विविधता का ह्रास होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 115, भारत का राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ कहाँ से अंकुरित किया गया है? तो इसका आंसर है भारत का राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक स्तंभ से अनुकृत किया गया है। इसे 26 जनवरी 1950 को भारत के राजकीय चिन्ह के रूप में स्वीकृत किया गया था। तो इसका आंसर है, इसके बाद देखिए ये कंप्लीट हो गया, यानी सारनाथ से लिया गया है, अशोक स्तंभ से भारत का राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ जो है अशोक स्तंभ से लिया गया है। और ये कैसा होता है? जो शेर नहीं बने होते हैं, 4 जो होते हैं, जिसमें से 3 दिखाई रहते हैं कि एक क्या इधर रहता है मुंह, एक सामने एक और एक जो होता है ना, चूँकि बराबर होते हैं इसलिए वो ढका रहता है, वही है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 116, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की लंबाई को घटते हुए क्रम में लिखिए, यानी सबसे बड़ा पहले फिर उससे छोटा लिखना है उत्तर प्रदेश की नदियों को घटते क्रम में। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों का घटता क्रम कुल लंबाई के आधार पर इस प्रकार है। पहला है गंगा नदी, लगभग 2525 किलोमीटर है। उसके बाद यमुना नदी 1376 किलोमीटर, घाघरा नदी और लगभग 1080 किलोमीटर, चंबल नदी 965 किलोमीटर, गोमती नदी 900 किलोमीटर और सोन नदी 780 किलोमीटर। यहाँ पे लंबाई ज़रूरी नहीं है, आपको ये नहीं लिखना है। और जो आपको याद रह पाए, याद कर सके तो लिख दीजिएगा तो और बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे घटता हुआ क्रम लिखना है तो ये ज़रूर लिखना है, कम से कम 4-5 लिख दीजिएगा। एक शब्द तो है, गंगा, यमुना, घाघरा, चंबल, गोमती और सोन नदी, ये क्रम से याद कर लीजिएगा, घटते हुए क्रम में है, यही पूछा हुआ था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 117, भूस्खलन का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड, पहाड़ी या ढलानी क्षेत्रों में मिट्टी, मलबे और चट्टानों का गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर से नीचे की ओर तेजी से खिसकना भूस्खलन कहलाता है, जो प्राय भारी वर्षा या भूकंप से होता है। देखिए, जो कोई जरूरी नहीं है, गुरुत्वाकर्षण तो काम तो करता ही है, लेकिन ये भारी वर्षा जब होता है और भूकंप आता है, उसी समय गुरुत्वाकर्षण भी काम कर रहा होता है और भारी वर्षा और भूकंप की वजह से बड़े बड़े पहाड़ की जो मिट्टियाँ होती हैं साइड से ऐसे जो टीले होते हैं वो खसक जाते हैं, सरक जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, इससे भारी जनमाल की हानि होती है, तो इसी को भूस्खलन कहते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 118, उत्तर प्रदेश की प्रमुख 2 विद्युत परियोजनाएं लिखी है। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश की प्रमुख विद्युत परियोजनाएं निम्न है। पहला है रिहंद जल विद्युत परियोजना, सोनभद्र जिले में है, और दूसरा है ओबरा ताप विद्युत परियोजना, सोनभद्र में है, और पारीछा ताप विद्युत परियोजना ये है झांसी में। तो यहाँ पर विद्युत परियोजना पूछा था आगे में कि जल विद्युत। देखिए, उत्तर प्रदेश की 2 विद्युत परियोजना, जिससे भी मतलब किसी भी स्रोत से विद्युत प्राप्त किया जाता है, वो बताना था। तो ये जल विद्युत परियोजना है रिहंद वाला, और ओबरा ताप विद्युत है, और पारीछा भी ये ताप विद्युत है। तो ये 3 हो जाएगा, 2 पूछा था तो कोई 2 लिख दीजिएगा आप। इसके बाद है प्रश्न संख्या 119, उत्तर प्रदेश में प्रमुख आयात क्या है? देखिए, ये प्रश्न ऐसे ही लग रहा है ना, ऐसे अधूरा सा कुछ है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख आयात क्या है, ऐसा पूछना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख आयात होने वाली चीज़ें क्या हैं, लेकिन ऐसे ही प्रश्न पूछा था, तो जैसा पूछा है वैसे ही मैंने ऐड किया हुआ है यहाँ पे। तो
तो ये पूछा है कि क्या क्या चीज़ें आयात होती हैं उत्तर प्रदेश में, तो इसका आंसर देना है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख आयात कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला, मशीनरी और बिजली के उपकरण हैं जो राज्य की औद्योगिक और ऊर्जा आवश्यकताओं को की पूर्ति के लिए अनिवार्य होता है। देखिए, जो उत्तर प्रदेश है मुख्य रूप से यहाँ पे उपजाऊ भूमि है, समतल भूमि है, तो यहाँ पे जो मुख्य रूप से जो खाद्यान्न जो उत्पादित हुए थे, जो कृषि कार्य किया जाता है, और यहाँ से ना खाद्यान्न की वस्तुएं, गेहूँ, गन्ना वगैरह, चावल, ये एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी इसको निर्यात किया जाता है। और यहाँ पे ये खनिजों का अभाव है, जो खनिज हैं, ये कच्चा तेल है, पेट्रोलियम है, यहाँ पे ये मुख्य रूप से पहाड़ी इलाकों में और यहाँ पे जहाँ बंजर भूमि होती है वहाँ पे ये सब मिलते हैं, कच्चा तेल वगैरह, तो ये आयात, यही सब आयात किया जाता है। और खाद्यान्न जो फसलें होती हैं, जो भी खाने वाली चीज़ें होती हैं, ये निर्यात किया जाता है। और बहुत कम इन सब का जो कोयला वगैरह है और जो अभ्रक वगैरह हैं, जो तत्व वगैरह हैं, जो भी बहुत कम मात्रा में, जो ब्रज भूमि वगैरह, जो लखीमपुर खीरी वगैरह में बहुत कम मात्रा में थोड़ा सा चांदी वगैरह प्राप्त कर लिया जाता है। उधर ललितपुर वगैरह में गैस उसका थोड़ा सा भंडार है, नहीं तो यहाँ पे सारी चीज़ें पेट्रोलियम से रिलेटेड आयात की जाती हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 120, पर्यावरण की एक परिभाषा लिखी है, तो इसका आंसर है जैविक और अजैविक घटकों का वह समूह जो जीवधारियों को चारों ओर से घेरे रहता है और उनके जीवन को प्रभावित करता है, उसे पर्यावरण कहते हैं। देखिए, इसका सबसे सिंपल परिभाषा मैंने ऐड किया है कि जैविक मतलब जो जीवित हैं, अजैविक मतलब जो निर्जीव हैं, जो जिंदा नहीं है। तो जैविक और अजैविक घटकों का वह समूह, इनका एक समूह जो जीवधारियों को, जो भी रहन सहन है, जैसे कि जैविक पेड़ पौधे, तालाब, जंतु और जो भी मनुष्य है, समुदाय है, सब एक साथ जो रहते हैं ना, और इन सबको जो चारों ओर से घेरे हुए हैं, तो उसे ही पर्यावरण कहते हैं। और एक डिफिनीसन आप एक तरीके से और दे सकते हैं, इसको आप ना 2 बराबर भागों में तोड़ देंगे। परिधन, पर्यावरण का निर्माण हुआ है, परिधन आवरण से, होता है चारों ओर से आवरण, मतलब उसको घेरे हुए, तो जो चारों ओर से घेरे हुआ है पूरे जीव जंतुओं को, उसको पर्यावरण कहते हैं। तो कैसे भी, जैसे भी आपको समझ में आए, जैसे आपको अच्छा लगे, आप इसका डिफिनीसन दे सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 121, जो कि 2016 का पहला क्वेश्चन है। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के कारण बताइए, तो रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है, देखिए, 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसी को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, 1857 की क्रांति को, के 3 प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। 3 मत लिखना, आप लिखिएगा ना कि बस प्रमुख कारण निम्नलिखित है, जैसे क्वेश्चन पूछा है वैसे ही आंसर दीजिएगा। तो अंग्रेजों की विस्तारवादी और हड़प नीति से राजाओं में असंतोष, यानी हड़प नीति के तहत किसी भी राज्य को अपने मिला लेते थे। अत्यधिक लगान और भारतीय उद्योगों का विनाश। तीसरा है सैनिकों को दिए गए चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। तो ये हम लोग सब पढ़ चुके हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 122, रानी अवंतीबाई कौन थी? तो इसका आंसर है, रानी अवंतीबाई मध्य प्रदेश की रामगढ़ रियासत की रानी थी, जिन्होंने 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध डटकर संघर्ष किया और मातृभूमि की रक्षा हेतु वीर गति को प्राप्त हुई। ये कितना संघर्ष किए लोगों ने, कितना बड़ा बड़ा बलिदान दिया, लड़ते हुए अपनी जान दे दी, यानी देश के लिए जान दे दिया। अभी भी है, जैसे जो सैनिक हैं जो बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं, तो वो उन्हीं की वजह से हम सेफ़ हैं और उनकी भी जानें जाती हैं। लेकिन अभी एक कंडीशन है ना, वो जॉब कर रहे हैं, उनके बदले उनको पैसे दिए जाते हैं, या फिर जो भी मरने के बाद या जो भी उनको फैसिलिटी दी जा रही हैं उनके बदले वो कर रहे हैं। लेकिन उनकी भी बलिदान बहुत बड़ा है, मैं उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उस समय के लोग देखिए, रानी अवंतीबाई या फिर जितने भी जो शहीद हुए, रानी लक्ष्मीबाई, महिलाएं, पुरुष, जो भी बिना किसी शर्त के देश के लिए जान दे दिए, कितना मुश्किल समय रहा होगा। तो इन्हीं सभी लोगों की वजह से आज हम इतने सुरक्षित और इतने अच्छा जीवन जी रहे हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 123, ब्रह्म समाज के सिद्धांत क्या थे? तो इसका आंसर है, ब्रह्म समाज के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला है, ईश्वर एक और निराकार है, इसलिए मूर्ति पूजा का पूर्ण विरोध करना। दूसरा है, सभी मनुष्य समान हैं, अतः जाति पाति और छुआछूत का खंडन करना। तीसरा है, सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त कर एक ब्रह्मा की उपासना करना। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पढ़ चुके हैं हम लोग। इसके बाद है प्रश्न के 124, श्रीमती एनी बेसेंट मूलतः कहाँ की निवासी थी? तो इसका आंसर है, श्रीमती एनी बेसेंट मूलतः आयरलैंड की निवासी थी, जिन्होंने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से शिक्षा और समाज सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो यहाँ पूछा था ना कहाँ की निवासी, तो आयरलैंड की आप रट लीजिएगा।
रटिएगा मत, समझ के याद कर लीजिएगा। मैं रटने को बढ़ावा नहीं देता है आधुनिक शिक्षा, जो भी NEP 2020 है। लेकिन ये नाम क्या है, रटा ही तो जाता है, जो नाम है इसमें क्या ही समझ लेंगे। आयरलैंड की थी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 125, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका आंसर है अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना, वही जो कांग्रेस है उसी को अखिल भारतीय कांग्रेस पहले था, उसका नाम था। तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसकी स्थापना मुख्य श्रेय अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम को दिया जाता है। यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में 28 दिसंबर। और किसने की? तो A.O. ह्यूम ने की थी। तो कहाँ की थी? तो बम्बई में की थी। उसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो बम्बई में हुआ। होने वाला था पुणे में, लेकिन प्लेग फैसला हुआ था वहाँ पे, तो इसलिए मुंबई में हुआ। और ये भी पूछ सकता कि उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो A.O. ह्यूम ही थे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 126, राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 127, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम बताइए। तो इसका आंसर है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित है। पहला है नमक कानून तोड़कर स्वयं नमक बनाना। दूसरा है सरकारी संस्थाओं और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। तीसरा है कर यानी टैक्स न देना और शराब की दुकानों पर धरना देना। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 128, मानसूनी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता लिखिए। तो इसका आंसर है, देखिए, मानसूनी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता ऋतुओं के अनुसार पवनों की दिशा में परिवर्तन है, जिसके कारण ग्रीष्म ऋतु में पवनें समुद्र से स्थल की ओर और शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। यानी सबसे बड़ी जो विशेषता है मानसूनी जलवायु की, वो ऋतुओं के अनुसार पवनों की दिशा में परिवर्तन। अब ये पवनों की दिशा परिवर्तन होता कैसे है? देखिए, ग्रीष्म ऋतु में पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और शीत ऋतु में ये पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। और कैसे चलती हैं, क्यों चलती हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, ये भारत की स्थिति मैं आपको बना रहा हूँ यहाँ पे, यही है भारत की स्थिति, और ये है पूरा समुद्र, यही तो पूरा समुद्र है, पूरा पानी से भरा हुआ है, जल से। तो जब और ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, ये पूरा जो हम पृथ्वी बना है, तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, अभी ऊपर मैंने आपको समझाया है कि ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और ये जो गर्मी के दिन में कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है उत्तर में ही 23.5 अंश पे, तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिससे ये स्थलीय भाग पूरा गर्म हो जाता है। अब भारत भी इसी स्थिति में आता है, कर्क रेखा से भारत से होकर गुजरती है। जब ये गर्म हो जाता है तो यहाँ का वायुमंडल भी गर्म हो जाता है, और ये सारी हवाएं जब गर्म हो जाती हैं तो आपने साइंस में पढ़ा होगा, गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं। तो ये हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं, और जब ऊपर उठने लगती हैं तो इसके जो इधर जो हवाएं होती हैं, इसको फिल करने के लिए, इस जगह को फिल करने के लिए इधर से चलने लगती हैं उत्तर की तरफ, यानी स्थल की ओर। तो अपेक्षाकृत ये हवाएं जो होती हैं ठंडी होती हैं, क्योंकि ये जल के संपर्क में भी होती हैं, और समुद्र से इसकी दूरी भी ज़्यादा होती है इन सब की। और समुद्र की जो किरणें होती हैं तिरछी पड़ती हैं दक्षिण भागों में, तो ये समुद्र से उत्तर की तरफ हवाएं चलने लगती हैं। तो यही है लिखा हुआ है यहाँ पे कि ग्रीष्म ऋतु में पवन समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, तो समुद्र से स्थल की तरफ चलने लगी। इसके विपरीत होता है शीत ऋतु में। शीत ऋतु में जो सूर्य होता है दक्षिणायन होता है, तो ये पूरे जो समुद्र पे सीधा चमकता है मकर रेखा पर, तो इधर गर्मी होता है और इस स्थल भाग में सर्दी रहती है। और ये जब ठंडी हवाएं नीचे रहती हैं, भारी होती हैं, तो और यहाँ की अब हवाएं, समुद्र की जो हवाएं जो है ना, गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं। तो इस जगह को फिल करने के लिए स्थल से हवाएं चलने लगती हैं समुद्र की ओर। समझ गए आप? ये हवाएं गर्म हुई, ऊपर उठी, तो इधर की जो ठंडी हवाएं इसको फिल करने के लिए चलती हैं। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर हवाएं चलती हैं, और ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर। मुझे उम्मीद है कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, आप समझ गए होंगे। तो ठीक है, हम लोग प्रश्न संख्या 129 पढ़ते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 129 है, जेट वायु धारा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है, क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में पश्चिम से पूर्व की ओर अत्यंत तीव्र गति से चलने वाली हवाओं को जेट वायु धारा कहते हैं। इसकी गति सामान्यतः 110 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 130, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है, प्रकृति से प्राप्त वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करती हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं। इसके अंतर्गत सूर्य का प्रकाश, वायु, जल, मृदा और खनिज आदि को सम्मिलित किया जाता है।
यानी जो भी मानव के यूज में होने वाली चीज़ें हैं जो प्रकृति से प्राप्त होती हैं वही प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 131। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बांध परियोजना स्थित है? बांध परियोजना का नाम भी लिखिए। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में रिहंद बांध परियोजना स्थित है। यह परियोजना रिहंद नदी पर बना है। इसे गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है, ये दूसरा नाम है इसका। इसके बाद है प्रश्न संख्या 132। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका पूछा हुआ था लेकिन बदल के पूछा हुआ था। वो विद्युत परियोजना पूछा हुआ था ना, जल विद्युत परियोजना, वहाँ हमने बताया था इसको। इसके बाद है प्रश्न संख्या 132। चिपको आंदोलन का किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है? रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर है चिपको आंदोलन का वनों के संरक्षण और पर्यावरण रक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके अंतर्गत ग्रामीणों ने पेड़ों से चिपक कर उन्हें कटने से बचाया और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने का संदेश दिया। ये मुख्य रूप से ना महिलाएं इसमें भाग लिया था, सबने किया था लेकिन मुख्य रूप से महिलाओं का नाम होता है कि पेड़ों से चिपक गई थी और उसका विरोध किया था वनों की कटाई से। जो सुंदरलाल बहुगुणा थे ये भी पूछता है, उनकी जो अगुवाई में ये आंदोलन हुआ था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 133। जैव विविधता किसे कहते हैं? तो इसका आंसर रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आंसर दिया है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों, वनस्पतियों और उनके पारिस्थितिकी तंत्र की संपूर्णता को जैव विविधता कहते हैं। सरल शब्दों में यह हमारे पर्यावरण में मौजूद जीवन के विविध रूपों और उनकी प्रजातियों की कुल संख्या है। जैव विविधता पढ़े हैं ऊपर हम लोग। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 134। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बताइए। तो इसका आंसर है थॉमस रॉबर्ट माल्थस, इनका पूरा नाम है, के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि ज्यामितीय श्रेणी 1, 2, 4, 8 में होती है, जबकि खाद्य सामग्री की वृद्धि गणितीय श्रेणी 1, 2, 3, 4 में होती है। इस असंतुलन के कारण समाज में गरीबी, अकाल और बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इससे आप समझ रहे हैं ज्यामितीय श्रेणी और गणितीय श्रेणी, मतलब यहाँ पे दिया है ना 1, 2, 4, 8। यहाँ देखिए हर संख्या अपने पिछले वाली संख्या से डबल हो रही है। 1 के दुगुना 2, 2 के दुगुना 4, 4 के दुगुना 8। यानी उन्होंने कहा था जनसंख्या ना हर लगभग 25 साल में, लगभग 25 वर्ष में डबल हो जाती है। यानी पहले जितनी होगी उसके डबल हो जाएगी। और ये 2 है और जो 2 जनसंख्या है तो 4 हो जाएगी। या अभी 4, जैसे 1 लाख है तो 25 साल में 2 लाख हो जाएगी। 2 लाख है तो 4 लाख हो जाएगी 25 साल बाद। 4 लाख है तो 8 लाख। यानी ये अपने डबल हो रहा है। और जो संसाधन होते हैं, जबकि जैसे खाद्य सामग्रियाँ जो होती हैं वो ऐसे बढ़ती हैं, वो 1 के बाद 2 बढ़ेंगी, 2 के बाद 3 बढ़ेंगी, 4 बढ़ेंगी। तब देखिए ये अपने दुगुना हो रहा है। अगर ये ज्यामितीय रूप में बढ़ रहा है और ये गणितीय रूप का मतलब कि ये 1, 2, 3 बढ़ रहा है, तो कम हुआ ना डिफरेंस। ये कम बढ़ रहा है खाद्य सामग्री और जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसी के वजह से सभी गरीबी होता है, अकाल पड़ता है और बीमारियाँ फैलती हैं, बढ़ती हैं। तो यही है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। ये तो बड़ी आसानी से आप समझ गए होंगे, ऐसे ही आप लिख दीजिएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न जो कि आज का अंतिम प्रश्न है इस क्लास का। समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर है समांतर माध्य का सूत्र। देखिए समांतर माध्य होता है, समांतर माध्य का मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी x बार इक्वल टू सिग्मा x अपन n। यानी जितने भी पद दिए गए हैं, मान लीजिए जैसे के रूप में हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में 1, 3, 8, 5, 9, 12, 13 है। ये आंकड़े दिए हुए हैं, इनके समांतर माध्य निकालना है। तो ये निकलेगा समांतर माध्य बराबर, इसका फॉर्मूला होता है ना, इन सबको जोड़ दीजिएगा। इन सबको जोड़ देंगे, यहाँ लिख देंगे और पदों की संख्या देखिए कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7 से भाग दे देंगे तो जो आएगा ना यही सही आंसर हो जाएगा, मतलब समांतर माध्य हो जाएगा। तो यही है। अब यही फॉर्मूला यहाँ बस पूछा था तो सिग्मा यहाँ पे लिख सकते हैं, बस इतना ही आप लिख देंगे ना तभी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। इस क्लास का PDF और किसी भी सेमेस्टर का PDF आप टेलीग्राम चैनल पे सारा डिटेल है, वहाँ से आप ले सकते हैं। नहीं तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी सूचना को प्राप्त करने के लिए। इसको आप स्कैन कीजिएगा, पे कीजिएगा और इस नंबर पे जब आप मैसेज करेंगे तो आपको भेज दिया जाएगा। सारा कलरफुल PDF देखिए कितना अच्छा है। और आप इसको एक बार यूट्यूब से पढ़ लें, एक बार आप रिवीजन कर लें PDF से, तो आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ये
वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप इस वीडियो को पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप मोटिवेट तो मुझे कीजिए, आप इसको शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उसको तो आप कर ही सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।